हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी का हम ये चैप्टर लेके चले और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। वैसे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे हमने क्वेश्चंस कर दिए हैं, है ना। एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी पे हमने इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। बट फिर भी हम कुछ क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा हमारा प्रीवियस जो वीडियो था उसमें थोड़ा लैग हुआ था आवाज का, तो वो प्रॉपर से आगे डिलीवर नहीं हो पाया था। इसलिए ये वाला लेक्चर हम वापस दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं और साथ ही साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और ये रहा अपना क्वेश्चन आज का पहला। An instructor has a question bank consisting of 300 true, ठीक है, 300 easy true false question, 200 difficult true false question, and 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected and random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? तो given that आ गया, सबसे पहले आपने देखा एग्जाम में तो आ गया, एग्जाम में सबसे पहले given that आ गया, राइट। सही, गिवन दैट आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन हो गया गिवन दैट। और गिवन दैट आ गया सर, तो गिवन दैट में ये जो गिवन दैट है इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एफ हो गया हमारा, है ना, ये एफ हो गया। तो चलिए सब बाद में बात करेंगे, हम पहले जो हमारे पास डिटेल है उस पर बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है सर, क्वेश्चन बैंक क्या बोलता है, कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी, ये इजी है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ये आप चाहें तो एग्जाम में भी बना सकते हैं, चाहे तो अपने समझने के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। 500 इजी एमसीक्यू है ना, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। 400 क्या है, डिफिकल्ट एमसीक्यू है, डिफिकल्ट हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है। फिर बोल रहा है इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा चलिए पहले हमने कर दिया, पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं, टोटल कितने हमारे पास, काउंट कर लो, 300, 2, 500, 500, 500, 1000 और 14, ठीक है। तो 300, 200, 500, 1000 और 1400 हमारे पास क्या है, आपके नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास ये। चलिए इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एंड रैंडम, ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, हमने क्वेश्चन बैंक से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी द, यानी हमें निकालना, जो निकालना है उसको हम ई लेते हैं, ई क्या, दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन, इट इज एन इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन। अच्छा अगर आप देखो इजी क्वेश्चन, अगर मैं देखूं इजी क्वेश्चन, देखो फ्लो चार्ट से समझा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजी क्वेश्चन देखा जाए, इजी क्वेश्चन कितने हैं सर, 300 तो मेरे ट्रू फॉल्स वाले हैं, और प्लस ना करो चाहे कॉमा, और कौन कौन से मेरे पास, और 500 इजी एमसीक्यू है मेरे पास, 500 एमसीक्यू वाले, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू की ही बात यहां पे हो रही है, ठीक है। अब ठीक है, इजी मेरे पास है, तो इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो एक बार बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो इजी क्वेश्चन निकले। भाई वो इजी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से भी निकल सकता है, वो इजी क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स से भी हो सकता है। उसने कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी है कि वो भाई मेरे को इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का ही चाहिए, मेरे को इजी क्वेश्चन एमसीक्यू का ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। बस इतनी बात बोली है कि इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, कि वो क्या होगा, एक इजी क्वेश्चन होगा सर। ओके, इजी क्वेश्चन होगा, तो इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी, इजी तो सर 300, 500, टोटल इजी क्वेश्चन कितना हमारे पास, 800 है, तो सर ये तो 800 हो जाएगा आउट ऑफ 1400, ठीक है। तो आप देखेंगे 800 अपॉन 1400 रखता हूं, ठीक है, 800 अपॉन 1400, ठीक है, ये हम रखते हैं। अभी इसको कैंसिल नहीं करता हूं, देखते हैं आगे कैंसिल कर देंगे जब हमें लगेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई। चलिए एफ क्या होगा फिर, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एफ क्या है कि भाई वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले ही निकल चुका है, इट इज अ एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा,
तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इट इज एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ लिखेंगे हम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हो जाएंगे सर, अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 ये है। और गिवन दैट इट इज एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले निकल चुका है यार, वो इजी एमसीक्यू निकल चुका है, डिफिकल्ट एमसीक्यू निकल चुका है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया, बस इतना बोला गया कि एमसीक्यू है। गिवन दैट इट इज एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो कुछ गलती मत कर रहे, केवल एमसीक्यू 500 उठा के मत लिख देना। एमसीक्यू आपका यहाँ पे आप देखोगे 500 इजी भी है और 400 डिफिकल्ट भी है, तो टोटल एमसीक्यू कितने मेरे पास 900 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हो गए 900, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी आपकी सर 900 अपॉन 1400, ये रख देते हैं। अब क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो मेरे को सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, है ना, ई एंड एफ में जो कॉमन आ रहे हो दोनों, तो सर ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, जो ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन आ रहे हो। तो क्या कोई मुझे बताएगा ई इंटरसेक्शन एफ में कितना है जी, ई इंटरसेक्शन एफ में कितना है जी, क्या कॉमन है। देखो सर ई में है इजी क्वेश्चन और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इजी क्वेश्चन है, तो इजी कौन कौन से अगर आप देखें सर, इजी में हमारे ये आ रहा है, इजी में हमारा ये आ रहा है सर, और एफ क्या, इट इज अ मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, यस ये है ना सर एमसीक्यू, ये रहा एमसीक्यू, तो इसमें एमसीक्यू इसमें भी और इसमें भी, तो कितने आ गए ई एमसीक्यू। अब इसमें हम एलिमेंट नहीं लिख सकते, तो नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 500 है सर, है ना 500 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है हमको, फॉर्मूले में हमें पता है, तो 500 अपॉन 1400 है ना, 500 अपॉन 1400 हो जाएगा, तो 500 बटे 1400 आ जाते हैं अब अपने फॉर्मूले में, हमें जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी एक्टेड होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सर ई इंटरसेक्शन एफ कितना हमारा 500 अपॉन 1400, मेन डिवीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है सर 900 बटे 1400। तो आप यहां देख सकते हैं 1400 से 1400 आपका कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और जो हमारे पास फाइनल आंसर बचा वो है 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ हमारे कितना हो जाएगा 5/9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5/9 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी मत डर जाना कि यार क्वेश्चन कितना बड़ा है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी ज्यादा डिटेल्स क्वेश्चन की हमको गिवन होंगी और उतना इजी क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है। आई बात समझ में, तो इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग, अच्छे से देख लेंगे, जो समझ में ना आए आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, अदरवाइज हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 4। अच्छा सर ये क्वेश्चन किस चीज का है, अभी देखो आपको पता है हम अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सर पढ़ा रहे हैं, बट यार एग्जाम में कैसे पता करोगे, एग्जाम में कैसे पता करोगे, ये देख लो बट गिवन दैट दिख गया, गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, यानी कि एफ इसमें ये है कि भैया दो जो हम डाइस फेंक रहे हैं ना, दो डाइस हम फेंक रहे हैं, दोनों में जो है नंबर्स क्या मिलने वाले हमको डिफरेंट मिलने वाले। तो प्रोबेबिलिटी बताओ उस इवेंट की कि सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4, कि जो हम नंबर्स डाइस में जो नंबर्स फेंकेंगे, दो अलग अलग डाइस फेंकेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है उन दोनों का नंबर क्या है, उन दोनों के नंबर्स का सम क्या है 4 है। जैसे हमने पहला डाइस फेंका उसमें 1 आ गया, तो दूसरा डाइस फेंका उसमें 3 आ गया, तो क्या आ गया सम 4 आ गया। पहले में 2 फेंका, दूसरे में 2 फेंका, उसमें 4 आ गया, पहले में 4 फेंका, दूसरे में 5 फेंका, तो इसमें 9 आ गया। तो ये चीज नहीं होगी, है ना, ये चीज यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। क्लियर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बना रहे, तो आप समझ गए गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट। अच्छा इसको ना समझो यार, क्या है कि टू नंबर्स हमने जो अपेयर किए थ्रोइंग टू डाइस में आर डिफरेंट, वो क्या डिफरेंट है, एक नहीं है। डिफरेंट मतलब अगर पहले में 1 आ रहा है तो दूसरे में 1 नहीं आएगा, पहले में 2 आ रहा है तो दूसरे में 2 नहीं आएगा, जो भी हमने डाइस में किया वो क्या है डिफरेंट है, इसलिए बोला गया है थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ठीक है, क्या बोला गया, ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए तो अब आप यहां देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे भाई, कितने डाइस है, सबसे पहले 2 डाइस है हमारे पास। तो 2 डाइस है तो आपको पता है सैंपल स्पेस कैसे बनेगा भाई, 2 डाइस फेंक रहे तो 1 1 आ सकता है, ठीक है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। 2 डाइस फेंक रहे हैं ना, तो दो पहले में 1 आया, दूसरे में 2 1 आएगा, पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया, कुछ भी आ सकता है। फिर हमने फिर पहला डाइस फेंका तो 2 आया, 2 आया पहले में, दूसरे में 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया, और ऐसे करते करते हम पहुंच गए 2 6 तक। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 और पहुंच गए 3 6 तक, ठीक है। आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, सैंपल स्पेस बनाना हमको बहुत जरूरी है। कभी कभार आपसे सैंपल स्पेस भी पूछ लेता है कि सैंपल स्पेस बताओ। आपको इससे पहले क्वेश्चन करा रखे हैं ना सैंपल स्पेस के, 5 1 से लेके ये पहुंच जाएगा 5 5 5 6 तक, और वैसे ही 6 1 से 6 6 तक, ठीक है। इस तरह का सैंपल स्पेस हमारा बनने वाला है। तो आपको पता है ये सैंपल स्पेस है, तो सर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सैंपल स्पेस के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टिंग में बताया था कि कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 टू द पावर n। तो 6 जितने फेस होते हैं उतना 6, n कितनी बार डाइस है, 2 बार डाइस है, तो यानी सर टोटल कितना है 36। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, पूरे कितने टोटल आउटकम्स हमारे पास, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 36 है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास कि जो पूछा व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑन द डाइस इज 4, ठीक है। ई क्या इवेंट, हमारे पास इवेंट है द सम ऑन द डाइस इज 4, ठीक है, यही बोला गया था, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4, द सम, वही द सम ऑफ द नंबर लिख लो, चलो, ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 4, कि जो हम डाइस रोल करेंगे, 2 डाइस रोल कर रहे हैं उसमें उनका सम 4 आना चाहिए। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, आप खुद सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है 4 आने की। सर पहले 1 के साथ करते हैं, 1 के साथ कौन आएगा, 1 3 आ सकता है, आओ यही कर लेते हैं। 1 के साथ 1 3 आ सकता है, 2 के साथ 2 2 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 और 1 4, फिर 4 के साथ तो हो नहीं सकता, 4 और 0, 4 और 0, यस सर 4 और 0 4 होते हैं। अरे भाई कौन सा पासा ऐसा है जिसमें 0 होता है, कौन सा पासा ऐसा है ही नहीं, यानी कि 4 की बात तो हम ले ही नहीं सकते। तो 3 1 4 यही हमारे हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना हो गया आपका 3 हो गया। और वैसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालूं तो सर ये 3 बाय कितना हो गया 36 हो गया। हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर हमको बोला गया एफ क्या बोला गया बच्चों कि 2 डाइस आर डिफरेंट, यानी कि 2 नंबर्स जो अपेयरिंग हो रहे हैं ऑन द थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट। तो लिख देंगे एफ नंबर्स अपेयरिंग ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट, नंबर अपेयरिंग ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट। जो हम नंबर अपेयर कर रहे हैं, नंबर अपेयर कर रहे हैं किसमें, 2 डाइस में, 2 डाइस हम फेंक रहे हैं, बस जो है डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, सेम नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, सेम नंबर उसमें नहीं आ रहे। इसमें सेम नंबर अगर नहीं आ रहे हैं, सेम नंबर आपके नहीं दिख रहे हैं, तो क्या क्या दिखेंगे आइए देखते हैं। 1 1 नहीं दिखेगा, 2 2 नहीं दिखेगा, 3 3 नहीं दिखेगा, 4 4 नहीं दिखेगा, 5 5 नहीं दिखेगा, और साथ ही साथ 6 6 नहीं दिखेगा, ठीक है, साथ ही साथ 6 6 नहीं दिखेगा, है ना। 2 नंबर्स आर डिफरेंट, ऐसे ही तो बोला है। चलिए ठीक है, 2 नंबर्स आर डिफरेंट है। चलिए 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन 2 डाइस नंबर आर डिफरेंट, ठीक है, नंबर हमने जो अपेयरिंग के डाइस तो डिफरेंट है, तो सर डिफरेंट है यानी कि ये नंबर नहीं आने के, बाकी सारे आ जाएंगे। तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखे जाए पूरा कितने थे 36, 36 में से कितने आएंगे, 6 नहीं आएंगे, 1 3 4 5 है, सब एक एक, सब अपना अपना रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 1 भी वहां रिपीट नहीं करेगा, 2 भी नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, क्योंकि बोला गया है कि एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम जब डाइस फेंक रहे हैं दोनों, तो उसमें डिफरेंट नंबर आने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो जाएगा आपका
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो जाएगा 30। मेरे को इसी की जरूरत है, मुझे अभी एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एलिमेंट्स अगर छोटे होते ब्रेसेस में ज्यादा 4-5 एलिमेंट्स लिख देते, ठीक है। बड़े हैं, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी हमने चीजें समझ ली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा सर 30/36, यही होगा भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा 30/36 होगा, मानते हो इस बात को? ठीक है, ओके। चलिए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपको ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए सर, है ना? हमको ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखो कुछ एलिमेंट पता लग रहा है आपको, क्या होगा सर? एफ में तो वो नंबर थे जो डिफरेंट होंगे, तो ई में वो नंबर जो डिफरेंट और सारे आ रहे होंगे, बस एफ में वो सारे नंबर आ रहे होंगे, बस रिपीटेशन वाले नहीं आ रहे होंगे, यही तो बात हुई। तो अगर आप देखें एफ में ये आ सकता है 1-3 क्योंकि डिफरेंट नहीं है, और सर डिफरेंट है। ये 2-2 इसमें नहीं आएगा, 2 और 2 इसमें नहीं आ रहा होगा, तो यानी कि इन दो के बीच में कॉमन 2 और 2 नहीं है। और 3-1 तो आ रहा होगा सर, 3-1-1-3 सब आ रहा होगा, क्योंकि एफ क्या था? एफ था जिसमें डिफरेंट नंबर है, तो यानी कि ई में वो सारे नंबर एफ में होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे, 1-3 और 3-1। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो सर ये हो जाएगा 2/36, ठीक है, यही तो होगा। दो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारी कहानी चल रही उसी में ही है, बेस तो हमारा फिर भी वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो चलिए अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका कितना है सर? हमारा है 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 30/36, ठीक है। तो 36 से 36 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये, तो ये आ जाएगा 1/15। देखो जरा सही है ये आंसर? कौन बताएगा ये आंसर सही है कि नहीं है? चलिए फटाफट देखिए, 1/15, राइट। तो चलिए बच्चों, अब ये जो पिछला वीडियो था जिसमें आप लोगों का एक कंप्लेंट था कि सर वॉइस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हमने कर दिए उस वीडियो में, जो 2 क्वेश्चन थे वो कर दिए। वापस आते हैं अपने म्यूचुअली जो हमारा इससे पहले जो चल रहा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ही चलेंगे, फिर बेस थ्योरम चलेगा। तो जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह से भी आप चाहते हैं कि यार हम आपके कोई भी डाउट्स अगर रहते हैं कि सर ये डाउट आप हमें बता दो, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बैक गेयर मारने में कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्वेश्चन बताने में भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं हमारे से, ठीक है। तो ये हो गया, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको यहाँ 1/2 दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए एंड बी हमको 3/5 दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू पी दी गई है। हमें पी निकालने के लिए बोला गया है, और कंडीशन दी गई है कि इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी और अच्छा क्वेश्चन भी, कोई घबराने वाली बात। तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर हमारे पास 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 3/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास p है, ठीक है। ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। तो फाइंड p इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, ओके। तो अब इसमें आप देखें पहला पार्ट, फाइंड इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो क्या बोला गया पहले पार्ट में कि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो आप देखो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा भैया? आपने ये चीज हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ी थी। अगर दो प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनके बीच का रिलेशन क्या होता है? कोई बता सकता है उनके बीच का रिलेशन क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ाया था, याद है? याद है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होंगे सर जहां पे आपके क्या होंगे, जहां पे हमारे बीच के एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा, फाई सेट होगा, यही था। तो सर यहाँ इफ देन
A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0 या फाई सेट, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो सर ये फाई या 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मानते हो उस चीज को कि नहीं मानते हो? अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का यूज कहाँ करेंगे सर, बताइए कहाँ करेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये सब कहाँ यूज होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं, ये सब फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं? तो ये सब कहीं ना किसी फॉर्मूले में यूज होते हैं। वी नो दैट, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है आपका है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको यहाँ दे रखा है P, और ये तो सर -0। हमें P की वैल्यू चाहिए, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको 3/5 ऑलरेडी दे रखा है। तो सर ये 3/5 है, तो मैं 3/5 माइनस 1/2 करूंगा इज इक्वल्स टू P, इज इक्वल्स टू P। तो P बराबर हो जाएगा 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा सर 10, 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 2 5 जा 10। तो ये तो प्रोबेबिलिटी की यहाँ की वैल्यू आ गई 6, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई 1/10। कितना आ गया, 6 आ गया 1/10। तो P की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। कोई दिक्कत किसी को? बहुत इजी है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते या जो आपको नहीं आता, सब बस आपको पहचानना है कब कहाँ करना है। कभी कभार ना इतना इजी क्वेश्चन आता है यार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या दे दिया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्या दे दिया इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, टफ टफ पार्ट पढ़ लेते हो, चीजें पढ़ती नहीं बेसिक चीजें। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज द पावर, बेस हमारा बहुत जरूरी है, बुनियाद है हमारी, फाउंडेशन है। तो हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर करते हैं ताकि कोई भी चीज हमसे छूटे। ठीक है, तो इतने इजी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर दिया। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे मेरे ख्याल से, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी भी आपको पता है, क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी? सर इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस यही तो होता है। अगर कोई इंडिपेंडेंट है इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकलती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती, यहाँ कंडीशंस नहीं बनती यहाँ पे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना, ए इंटरसेक्शन बी इफ दे आर इंडिपेंडेंट। तो सर इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको पी की वैल्यू चाहिए, किस तरीके से निकालोगे बताओ, सोचो। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, फटाफट करके बता दो जरा। देखो यहां पे क्या करोगे ना, अब ये सर इसका इससे क्या लेना देना, इसका इससे ये लेने देना है कि यहां पे तो चलो पी ए इंटरसेक्शन बी आपने 0 रख दिया निकाल के, अब मेरे को निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी पी तो यहीं से निकलेगा, पी यहीं से निकलेगा, यानी कि मेरे पास कितनी अननोन वैल्यूज हैं। अब देखो आप यहाँ पे ये नोन वैल्यू है, ए की वैल्यू मेरे को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, ये अननोन वैल्यू है मुझे निकालना है, और साथ ही साथ मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट, 2 अननोन वैल्यू हो गई ना यहाँ पे। तो यार 2 अननोन वैल्यू एक इक्वेशन से तो नहीं निकाल सकते हम, तो क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो इसको करने के लिए बड़ा सिंपल सा ही एक तरीका आपको बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिख तो रहा है ना उस कोने में, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 1/2 दी गई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पी दी गई है सर, पी। तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, p/2 हो गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों ही मैंने p के टर्म्स में ले आया, मेरे को तो p की वैल्यू से मतलब है ना, दोनों p की टर्म्स में आ गए, मेरे आंसर आसान हो जाएगा। बस अब इसको वापस इस फॉर्मूले लिख देते हैं, because probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। probability of A union B हमको 3/5 दिया क्या, yes this is 3/5, probability of A हमें 1/2 दिया है, 1/2 है, yes 1/2 है। probability of B plus probability of P हमको P दिया है,
और इधर आपका भी कुछ आया था यहां से माइनस का p/2। तो इसको आप सॉल्व कर देना, ठीक है, और p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सॉल्व तो कर सकते हैं, कमेंट में इसकी आंसर मेरे को देना फटाफट, p की वैल्यू आपकी क्या है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।